Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today I am going to discuss chapter 2 of class 5 that is plants. आज हम plants के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. Plants को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ठीक उसी तरह जैसे ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड्स को चाहिए होती है. प्लांट्स को एनर्जी ग्रो करने के लिए, अपने वोर्न आउट पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए, अपने बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है. लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो गेट एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड. प्लांट्स को भी एनर्जी फूड के द्वारा ही मिलती है, लेकिन प्लांट्स स्पेशल होते हैं. स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. लेकिन ये प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स मेक इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स. पेड़ पौधे अपने हरे पत्तों में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ग्रीन लीव्स को प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट का होना. सनलाइट प्लांट्स को डे टाइम में मिलता है और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलरिंग पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है. क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है. हाउ डू प्लांट्स टेक द रॉ मटेरियल्स? जैसा कि अभी आपने सुना कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने एस्टोमाटा के द्वारा एयर से लेते हैं. एस्टोमाटा लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट छोटे पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं. प्लांट्स वाटर अपने रूट्स के द्वारा लेते हैं फ्रॉम द सॉइल. Sunlight is available during the daytime. Chlorophyll, which is essential for completing the process in the green colored pigment present in green leaves of plant. लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर किए फूड से गुजारा नहीं होता है क्योंकि वे पुअर सॉइल में ग्रो करते हैं. वे ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन साल्ट्स की कमी होती है, जिसके कारण वे अपना नरिशमेंट इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके लेते हैं. वे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट करके उससे अपना फूड डिराइव करते हैं. ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. और इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, रेफ्लेशिया एक्सेट्रा. ये सारे इंसेक्ट्स में कुछ ऐसे स्पेशल शेप्स होते हैं जिससे इंसेक्ट्स इनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं, जिसको बाद में ये प्लांट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप में ये दो लीव्स के बीच का भाग चिपचिपा होता है. जब इंसेक्ट इसमें गिरता है तो उड़ नहीं पाता वापस, और उसके बाद इसके ये दोनों लीव्स बंद हो जाते हैं और वो इंसेक्ट अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इसी तरह से पिक्चर प्लांट में पिक्चर के जैसे आकार के लीव्स होते हैं जिसमें जब इंसेक्ट गिरता है तो वापस बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस में गिरकर वहाँ मर जाता है और प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. Now we will study about reproduction in plants. What is reproduction? The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. और reproduction सारे living things करते हैं to maintain their race and number on the earth. सारे living things अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड
दे डू सो मेनली इन 2 ways. प्लांट्स 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट like underground stem, stem cutting, root and leaf. First we will study about reproduction through seeds. बीज के द्वारा reproduction. The seeds of a plant usually develop inside the fruit. फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और जब फ्रूट पक जाता है तो सीड्स भी मैच्योर हो जाते हैं और ये सीड्स एयर, वाटर, इंसेक्ट या ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, डिस्पर्स कर दिए जाते हैं और जब इन सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ये नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशंस यानी कि एयर, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर। अगर प्लांट्स के बीज को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं तो ये बीज डेवलप नहीं करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डू यू नो the Seychelles coconut found in the Seychelles island near Africa produces the largest seeds among all plants. अफ्रीका के सेचिली आइलैंड पे सेचिलीस कोकोनट नाम का पौधा दुनिया का सबसे बड़ा बीज बनाता है। इसको डबल कोकोनट भी कहते हैं क्योंकि यह 2 कोकोनट जॉइंट हैं ऐसा दिखता है। Now we will study about structure of seed. Structure of seed को जानने के लिए आपको बीन्स या चने के सीड को 10 से 12 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। थोड़े समय के बाद जब ये फूल कर बड़ा हो जाता है तब आप जब उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक होल होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस होल अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड और साथ ही साथ सीड के बाहर की कवरिंग होती है जो सीड लीव्स को और बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे सीड कोट कहते हैं। द सीड इज़ कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोट्स। सीड कोट के अंदर सीड लीव्स होते हैं जिसको कॉटिलिडन्स कहते हैं। कुछ प्लांट के सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जैसे पी, ग्राम, बीन्स एक्सेट्रा और कुछ प्लांट्स में 1 कॉटिलिडन होता है जैसे वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। ये कॉटिलिडन्स बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। बेबी प्लांट जो सीड लीव्स के अंदर होता है वो ग्रो करने के बाद सीड लीव्स में स्टोर फूड को यूज़ करता है, कॉटिलिडन में स्टोर्ड फूड को यूज़ करता है और तब तक यूज़ करता है जब तक फोटोसिंथेसिस के द्वारा बेबी प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट। The baby plant starts growing into a new plant when it gets appropriate amount of air, water and temperature around it is neither too hot nor too cold. जब भी बेबी प्लांट को appropriate temperature, air and water मिलता है तो वे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, वे पौधे में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको मूंग दाल एंड व्हीट सीड्स को सेपरेट डिशेस में 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रख देना है और उसके बाद आपको इन्हें स्पिल्ट करके यानी इनको तोड़ कर देखना है। आप देखेंगे कि मूंग दाल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और व्हीट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि मूंग दाल में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और व्हीट्स में 1 कॉटिलिडन। अगर हम ज़ोर से व्हीट को मसलने की कोशिश करते हैं तो व्हीट सीड टूट जाता है लेकिन वो सिंगल कॉटिलिडन के होने के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। अबाउट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग दैट इज यंग प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। बीज के पौधे में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। Here are the steps of seed germination। आप ध्यान से देख सकते हैं कि सीड से पहले रूट बाहर आते हैं, थोड़े डेवलप होते हैं और उसके बाद शूट सिस्टम डेवलप होता है और बेबी प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। Here is an activity। यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें डिश ए में एक मॉइस्ट कॉटन पे कुछ मूंग दाल के सीड्स या ग्राम के चने के सीड्स डाले हुए हैं। सेकेंड डिश में
वाटर नहीं है, केवल चंद सीड्स हैं। थर्ड में सीड्स को पानी के अंदर डुबा दिया गया है। और फोर्थ केस में आइस के बीच में फर्स्ट वाले डिश को रख दिया गया है। 4-5 डेज़ के बाद जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे कि डिश ए में सीड्स ग्रो करते हैं और रेस्ट बी, सी, डी में सीड्स ग्रो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण को यहाँ लिखना है। जैसे डिश बी में एयर एंड वार्मथ है लेकिन वहाँ वाटर मिसिंग है। सी में वाटर एंड वार्मथ है लेकिन एयर मिसिंग है। और इसी तरह से डी में वार्मथ यानी कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिसिंग है। इस एक्टिविटी को करने से हमें पता चलता है कि सीड जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर एंड वार्मथ तीनों ही कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो सीड डेवलप नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। डू यू नो ए हेल्दी बर्च ट्री कैन प्रोड्यूस अप 1 मिलियन सीड्स अ ईयर। एक बर्च ट्री एक साल में लगभग 1 मिलियन सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स, बाय स्टेम कटिंग, फ्रॉम रूट्स और फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट। What is vegetative reproduction? The reproduction in which a new plant arises from some part of a plant without the involvement of seeds is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction में seeds यानी बीजों का involvement नहीं होता है और plants उसके different parts की मदद से new plant में grow करते हैं, develop करते हैं। Vegetative रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड से बहुत ही ईज़िली एंड फास्टर वे में कम समय में बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स जिनके बीज नहीं होते हैं जैसे बनाना, ग्रेप्स, इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने में भी मदद मिलती है। रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ प्लांट्स जैसे बनाना, जिंजर, पोटैटो ये अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ पार्ट से रूट्स डेवलप करने लगते हैं और उसके बाद शूट्स डेवलप करने लगते हैं जो कि एक न्यू प्लांट बन जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। कुछ प्लांट्स जैसे शुगर केन, बोगनवेलिया, रोज़ एंड ग्रेप्स में प्लांट्स के स्टेम को काटकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और वहाँ पानी डालते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ से रूट्स डेवलप होना शुरू कर देते हैं और ऊपर मिट्टी के ऊपर वाली सतह पे शूट पार्ट डेवलप करने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं। इस तरह से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं बाय स्टेम कटिंग। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे डहलिया एंड एस्पेरेगस के रूट पार्ट्स को अगर पानी में कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसमें सीड्स डेवलप करने लगते हैं और उसके अपर पार्ट पे शूट डेवलप करने लगते हैं। इसके मदद से नए प्लांट्स डेवलप करते हैं। इसी तरह से स्वीट पोटैटो भी अपने रूट्स के द्वारा डेवलप होते हैं, न्यू प्लांट में रीजनरेट हो जाते हैं। नाउ हियर इज़ रिप्रोडक्शन बाय लीफ। ब्रायोफाइलम जैसे पौधों के लीव्स में नॉचेस होते हैं, कुछ ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसे होते हैं जहाँ पे नए पत्ते आने लगते हैं और नए पत्ते आते आते जब ये थोड़े से मैच्योर होने लगते हैं इसके नीचे से रूट्स लटकने लगते हैं और कुछ समय के बाद ये छोटा बेबी प्लांट चिटक कर डिटैच होकर प्लांट से नीचे गिर जाता है और अगर वहाँ फेवरेबल कंडीशंस हैं तो वह नए पौधे में ग्रो कर जाता है। इस तरह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सीड्स के द्वारा और डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा टू मेंटेन देयर रेस, अपनी प्रजाति को बचा के रखने के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अगर किसी प्लांट के सारे बीज एक ही जगह रख दिए जाएं तो वे बीज डेवलप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो एक ही जगह बहुत ज़्यादा पौधे को
उगा देने से उन्हें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सीड्स अलग अलग स्थानों पर डिस्पर्स कर दिए जाते हैं बाय एयर, वाटर, सन, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। और डिस्पर्सल के द्वारा जब ये अलग अलग स्थानों पर उगते हैं तो इन्हें सारे कंडीशंस, एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स जब सही मात्रा में मिलते हैं तो ये नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, ह्यूमन मेड वेज। आपने देखा होगा कि कुछ ह्यूमन या फार्मर्स अपने पसंदीदा बीजों को अपने मन मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ ले जाकर खेतों में उगाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कॉल्ड ह्यूमन मेड वेज। नेचुरल वेज, जंगलों में जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, इनके डिस्पर्सन के लिए ह्यूमंस हेल्पफुल नहीं हो पाते हैं। तो इनका डिस्पर्सल कैसे होता है? इनके डिस्पर्सल के लिए हेल्पफुल होते हैं विंड। कुछ ऐसे ट्रीज़ जिनके बीज जैसे मदार, टिस्टल एंड डेंडेलियन, इनके सीड्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इनके ऊपर कुछ हेयर जैसे होते हैं जो इन्हें उड़ने में, हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर जाकर गिरने में मदद करते हैं। और जब ये इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ प्लांट्स जैसे कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला, लोटस, ये वाटर सोर्सेज के आसपास या वाटर सोर्सेज में उगते हैं और इनके सीड भी वाटर, फ्लोइंग वाटर के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। और जब इन सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, यानी कि या तो ये सीड बहते बहते किसी किनारे पर लग जाएं या फिर किसी ऐसे जगह पे फंस जाएं जहां इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, तो वहां ये नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट, रोडेंट्स एक्सेट्रा ये फ्रूट्स या ग्रेन्स को खाते हैं और इन्हें ढोकर उठाकर अपने नेस्ट या बोरों में लेकर जाते हैं। रास्ते में ले जाते समय कहीं ये रास्ते में इन्हें गिरा भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, जिससे ये नए पौधों में डेवलप हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं बहुत पसंद से क्योंकि फ्रूट्स बहुत फ्लैशी एंड जूसी होते हैं। कुछ एनिमल्स भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं और खाने के बाद सीड्स को इधर उधर गिरा देते हैं या फेंक देते हैं, जिससे ये सूटेबल कंडीशंस मिलने पर नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं या फिर उनमें हुक्स के जैसे शेप होते हैं। फॉर एग्जांपल कैस्टर, बर्डॉक, कॉकलेबर एंड मिमोसा। ये सारे सीड्स या तो ह्यूमन बीइंग के क्लोथ्स पे फंस जाते हैं, टेंगल हो जाते हैं, या फिर एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो फर होता है उसमें फंस जाते हैं। और जब ये एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं तो उनके द्वारा कैरी किए जाते हैं और इधर उधर गिर जाने के बाद ये वहाँ ग्रो करते हैं। डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग, कुछ प्लांट के सीड्स ब्रस्टिंग एंड क्रैकिंग के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जैसे पी, लेडी फिंगर, बीन्स, बैल्सम एक्सेट्रा। इनके फ्रूट्स पक जाने के बाद चिटकते हैं और चिटकने के बाद ये अपने सीड्स को चारों तरफ गिरा देते हैं, जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर सीड्स डेवलप करते हैं और नए प्लांट्स में ग्रो करते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा कि सीड डिस्पर्सल कैसे मददगार होता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। डू यू नो द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर J.C. Bose proved through his experiment that plants have life. J.C. Bose जो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट क्रेस्टोग्राफ का आविष्कार किया जो हेल्प करता है मेज़र करने में प्लांट्स के रेट ऑफ ग्रोथ को। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. I hope you all have understood and enjoyed learning.